हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू करते हैं। और उसका फर्स्ट पार्ट तो हमने स्टार्ट कर लिया था, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, और थोड़े एक पैराग्राफ हमने पढ़ भी लिया था। अब आगे देखते हैं। फिगर 2 shows how the system of state in France society was organized। ये जो कल भी मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी फिगर, और इसमें जो तीनों स्टेट दिखा रखे हैं। फर्स्ट स्टेट को क्लर्जी बोलते हैं, सेकंड स्टेट को नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में कई लोग आ जाते हैं समाज के, जिसमें बिग बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स हैं, फिर पीजेंट्स हैं और आर्टिजन हैं, स्मॉल पीजेंट्स हैं, लैंडलेस लेबर है एंड सर्वेंट। तो ये सभी के सभी जो हैं वो थर्ड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट स्टेट में जो है वो है क्लर्जी, और सेकंड में नोबिलिटी है। अब देखिए, पीजेंट्स मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन। पूरी आबादी का 90% जो थे वो किसान हुआ करते थे। एंड हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। लेकिन ये था कि उसमें बहुत कम संख्या ऐसे किसानों की थी जो अपनी ज़मीन के मालिक खुद थे और उस पर खेती करते थे। About 60% of the land was owned by nobles, the church and other richer member of third estate। और ज़्यादातर ज़मीन जो होती थी कि लगभग 60% ज़मीन जो होती थी वो या तो नोबल्स की होती थी, जो रईस लोग होते थे उनकी, या फिर चर्च की होती थी, या फिर जो थर्ड स्टेट में अमीर लोग होते थे उनकी ज़मीन होती थी। The member of the first two state, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth। और जो पहले दो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट यानी कि क्लर्जी एंड नोबिलिटी, इन दोनों को क्या था, एक फ़ायदा होता था। वो क्या कि उनको कुछ छूट मिली हुई होती थी बाय बर्थ, यानी जन्म से ही उनके पूर्वजों को भी वो छूट मिली हुई थी और इसकी वजह से उनको भी छूट मिली हुई थी। The most important of these were exemption from paying taxes to the state। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इतने ज़्यादा ज़मीन जायदाद के मालिक होने के बावजूद भी इनको कोई टैक्स नहीं देना होता था राजा को, है ना। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। और कुछ इनको फ्यूडल प्रिविलेजेस यानी रईस होने के कारण कुछ इनको और भी ज़्यादा छूट मिली हुई थी। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज़, यानी कि इसमें क्या था, फ्यूडल ड्यूज़ जो होता था वसूल करने का उनको अधिकार होता था, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट। और ये फ्यूडल ड्यूज़ जो थे वो किससे लेते थे, वो किसानों से लेते थे। कि पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। और जो गरीब किसान होते थे वो इनके खेतों में काम करते थे और उनको बहुत सारी सेवाएं अपने मालिक को देनी होती थी। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, न सिर्फ वो खेतों में काम करते थे बल्कि कई बार उनके घर में भी उनको काम करना पड़ता था नौकर की तरह। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। और कई बार अगर आर्मी में उनको भेजा जाता था ये इन लॉर्ड्स द्वारा, तो उनको आर्मी में भी सेवा के लिए जाना होता था। और कई बार जब सड़कें वगैरह बनती थीं तो उसमें इनको काम करना होता था। The church too extracted its share of taxes called teeths from the peasant। इसके अलावा क्या था, चर्च भी पीछे नहीं था, इन गरीबों से टैक्स लेते थे जिसको टीथ्स कहा जाता था, है ना, किसानों से। एंड फाइनली ऑल द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। इतने अलग अलग टैक्स देने के बाद भी इनको राजा को भी टैक्स देना होता था। दीज इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स, इसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता था, और टेली, इसको टेली बोला जाता था। एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेविड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टोबैको। इसके अलावा भी इनको और कई टैक्स देने होते थे, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अगर कुछ सामान खरीद रहे हैं, जैसे नमक हुआ या फिर टोबैको यानी तंबाकू हुआ, तो इन सब पे इनको टैक्स देना होता था। The burden of the financing activity of the state through taxes was borne by the third state alone। इस तरह से आप देखिए तो कहा जाएगा कि सिर्फ तीसरा स्टेट, थर्ड स्टेट ही एकमात्र ऐसा
ग्रुप था जिसमें जिसकी मदद से जितनी जो भी टैक्स का पैसा आता था वो सरकार को मिलता था। सिर्फ थर्ड स्टेट ही टैक्स देते थे। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। एक बात और मैं आपको याद दिला दूँ, वो ये कि जो न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे लीवर, क्लर्जी, टेज, टेली, इन सब का जो एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ये कई बार वन वर्ड में भी आ जाता है और डिफ़ाइन करने के लिए भी आ जाता है। उसके बाद अब देखेंगे 1.1 है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। The population of France rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789। फ्रांस की आबादी जो है वो 23 मिलियन से, यानी 1715 में 23 मिलियंस थी, वो बढ़कर 28 मिलियन 1789 में हो गई थी। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब आबादी बढ़ने के कारण स्वाभाविक है अनाज की डिमांड भी बढ़ गई थी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब क्या था कि अनाज जो थी वो ज़रूरत के हिसाब से तो पैदा हो नहीं रही थी, है ना, इसलिए ज़रूरत पूरा नहीं हो पाती थी अनाज की। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। तब क्या हुआ, इसकी वजह से जो ब्रेड की कीमत थी, जो ब्रेड खाते थे वो लोग, उनका स्टेपल डाइट था ये, तो उसकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज अ लेबरर इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। ज़्यादातर वर्कर ऐसे होते थे जो कि लेबर के रूप में काम करते थे वर्कशॉप में, और उनकी जो दिहाड़ी होती थी वो फिक्स हुआ करती थी, यानी हर दिन की जो मजदूरी होती थी वो फिक्स होती थी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ प्राइसेस। अब स्वाभाविक है जब कीमत बहुत बढ़ गई तो उसी हिसाब से दिहाड़ी या जो तनख्वाह होती थी वो तो बढ़ती नहीं थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। और यही कारण था कि अमीर और गरीब के बीच में जो एक गैप होता है, दूरी होती है, वो बढ़ने लगी थी। यानी अमीर जो थे वो अमीर होते जा रहे थे और गरीब जो थे वो दिन प्रतिदिन गरीब हो रहे थे। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और उस समय तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब किसी वजह से जो ओले होते हैं वो पड़ जाएं या फिर सूखा पड़ जाए और खेती जो है, खेती में अनाज जो है वो अच्छी उसकी पैदावार न हो, तो वैसे में और भी हालत ख़राब हो जाती थी। दिस लेड टू द सबसिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। फिर क्या होता था, इसकी वजह से ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन बन जाती थी जिसमें बेसिक ज़रूरतें लोगों की पूरी नहीं हो पाती थी। तो और ये स्थिति ओल्ड रेजिम के समय यानी 1789 से पहले अक्सर ऐसा हुआ करता था फ्रांस में। यानी कि कभी हेल के कारण, यानी वो जो ओले बरसते हैं उसके कारण फसल बर्बाद होती थी, ख़राब हो जाती थी, या फिर कभी सूखा पड़ जाता था, यानी कि उसकी वजह से भी फसल की पैदावार नहीं हो पाती थी। और ओल्ड रिजीम तक ये सब हालत अक्सर फ्रांस में हो जाया करती थी। 1.3 में देखिए, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages to an end to privileges। अब जब मिडिल क्लास की संख्या बढ़ने लग गई तब ये उन्होंने अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि ये प्रिविलेज जो छूट मिली हुई है क्लर्जी और नोबिलिटी को, ये ख़त्म होना चाहिए। In the past, peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity। पहले भी किसान और वर्कर्स जो थे वो इस तरह के आंदोलन में या जो विद्रोह होता है उसमें शामिल हुआ करते थे, जिसमें टैक्स का विरोध किया जाता था और अक्सर फूड स्कैर्सिटी यानी अनाज की कमी के बारे में शोर मचाया जाता था। But they lacked the means and program to carry out full-scale measure that would bring about a change in the social and economic order। लेकिन उसमें कमी ये रह जाती थी कि कोई ऐसा प्रोग्राम उनके पास नहीं था जिसमें सब ऐसा कदम उठा लें कि मिलजुल कर
समाज को बदल डालें, उसके इकोनॉमिक ऑर्डर को बदल डालें। ऐसा कुछ वो कर नहीं पाते थे, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं बन पाता था उनका जिससे इतना ज़बरदस्त आंदोलन हो कि इस चीज़ का विरोध हो पाए। This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new idea. अब क्या था, ये सब कुछ उन लोगों के ऊपर, थर्ड स्टेट में उन लोगों के ऊपर निर्भर था जो अब पहले से की तुलना में संपन्न थे बाकी लोगों की तुलना में, और क्या था, शिक्षित थे और उनके पास नए आइडियाज़ भी थे। ये सभी थर्ड स्टेट के थे, है ना। The 18th century witnessed emergence of social group termed as middle class. फिर 18वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ, एक नया सोशल ग्रुप बना जिसको मिडिल क्लास कहा गया, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen, silk textile that were either exported or brought by richer member of the society. और ये थर्ड स्टेट के लोग जो थे, कुछ ऐसे जिन्होंने विदेशों से व्यापार करके पैसा कमाया था और अमीर हो गए थे, या फिर कुछ सामान ऐसे बनाते थे जिसमें वुलन होता था, सिल्क होता था, इन सब कपड़े होते थे ये सब, और जिसको एक्सपोर्ट करने से उन्होंने पैसा कमाया था, या फिर ऐसा सामान बनाते थे जिसको अमीर लोग खरीदते थे। यानी इस होता था उनकी कमाई बढ़ रही थी, किसकी, मिडिल क्लास। ये सभी मिडिल क्लास कौन से ग्रुप में आता था, थर्ड स्टेट में आता था। तो ये सारी बातें जो है वो थर्ड स्टेट की ही अभी हो रही हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उस थर्ड स्टेट में ही कुछ लोग थोड़े अमीर हो गए थे। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professionals such as lawyer and administrative official. मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर के अलावा थर्ड स्टेट में कुछ प्रोफेशनल लोग भी आते थे जिसमें लॉयर होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल यानी जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं वो लोग थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. और ये सभी के सभी शिक्षित थे और इस बात पर विश्वास करते थे कि समाज का कोई तबका ऐसा नहीं होता है जिसको बाई बर्थ बहुत तरह की छूट मिले, है ना। ये ऐसा नहीं है कि उनको कोई खास छूट मिलनी चाहिए क्योंकि वो अलग हैं, बाई बर्थ अलग हैं, इनके पूर्वज अलग थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। Rather, a person's social position must depend on his merit. बल्कि वो ये कहते थे कि भाई मेरिट के अकॉर्डिंग आप जो प्रिविलेज मिलना चाहिए वो दो, न कि बाई बर्थ दो। अगर कोई राजसी ख़ानदान का है या कोई रईस ख़ानदान का है और नालायक है फिर भी आप उसको छूट दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरिट है उसमें तो दो, नहीं तो मत दो। Rather, a person's social position must depend on his merit. उसकी social position जो है उसके merit के ऊपर depend करना चाहिए। These ideas envisaging a society based on freedom and equal law and opportunities for all were put forward by philosophers like John Locke and Jean Jacques Rousseau. और इस तरह के विचार जो लाने वाले व्यक्ति थे उनमें जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो थे, जो ये कहते थे कि ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पर सभी को फ्रीडम और कानून के सामने बराबरी मिलनी चाहिए और मौके भी सबको बराबर मिलने चाहिए। In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right to the monarch. और अपनी एक किताब जिसका नाम था द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, उसमें लॉक ने इस चीज़ को, इस सिद्धांत को बहुत नकार दिया था कि कोई ऐसी धार्मिक कुछ ऐसा दैविक होता है और एब्सोल्यूट राइट जो है मोनार्क को मिलता है, कोई ऐसी दैविक बात नहीं है। ऐसा कहा जाता था पहले कि राजा जो है उसको वो भगवान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा गया है, ऐसा उस समय पुराने ज़माने में सिद्धांत हुआ करता था। लेकिन जॉन लॉक और रूसो ने इस सिद्धांत को नकार दिया, कहने लगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representative. और रूसो ने एक आइडिया लोगों के सामने रखा, वो कहा कि सरकार ऐसा होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होना चाहिए जनता और जनता के रिप्रेजेंटेटिव के बीच। The spirit of the laws Montesquieu
proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary। और आप देखिए कितना सिद्धांत ये पुराना है, जिसमें ये कहा गया कि सरकार जो है को 3 हिस्से में बांट देना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव में क्या होता है, जो संसद होती है वो कानून वगैरह बनाती है, एक्सिक्यूटिव उसको लागू करता है और जुडिशियरी न्याय करता है ना, न्यायपालिका को कहते हैं जुडिशियरी। This model of government was put into force in USA after the 13 colonies declared their independence from Britain। और ये जो मॉडल था मॉन्टेस्क्यू का, इस मॉडल को यूएसए में उस समय लागू कर दिया गया जब 13 कॉलोनी से फ्रांस की मदद से ब्रिटेन से उसने छुटकारा पाया था। यानी लड़ाई लड़ी यूएसए ने और ब्रिटेन जो उसको कॉलोनी बना के रखा हुआ था उससे उसने छुटकारा पाया, और फिर इस सिद्धांत को उसने लागू कर दिया कि जो जितने कानून होते हैं वो 3 डिवीज़न कर दिया जाए, उसका लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच पावर्स को बांट दिया जाए। और The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinker in France। और अमेरिका का जब संविधान बना उसमें ये गारंटी दी गई सभी को कि इंडिविजुअल राइट यानी हर व्यक्ति को अधिकार मिलेंगे, और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के सामने। The idea of these philosophers were discussed intensively in salons and the coffee houses and spread among people through books and newspaper। और ये जो आइडिया था इन फिलोसफर्स का, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और लॉक, इन तीनों के जो विचार थे उसको अक्सर जब लोग किसी कॉफ़ी हाउस वगैरह में बैठते थे या ऐसी जगह जहाँ वो बहस कर सकें, वाद विवाद कर सकें, तो वहाँ बैठते और फिर इसके ऊपर विवाद होता था। और कई बार वाद विवाद के बाद बहुत सारी बातें किताबों में छपती थी, अखबारों में छपती थी, लोग उसको पढ़ते थे, है ना। दीज वर फ्रिक्वेंटली रेड अलाउड इन ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। और कई बार क्या होता था, इनके विचारों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था ऐसे लोगों के सामने जो अनपढ़ थे, यानी पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनको भी बोल बोल कर पढ़ कर सुनाया जाता था ये सब। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। और जब ये समाचार धीरे धीरे करके फैलने लगा कि लुई 16 ने ये प्लान बनाया है कि वो और भी टैक्स लगाएगा ताकि वो अपने राज्य का खर्चा जो है निकाल सके, इससे लोगों के मन में और भी गुस्सा और विरोध शुरू हो गया। तो चलिए आज हम लोग इतना पढ़ेंगे, उसके आगे के चैप्टर जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।